तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड ग्रुप्स ऑफ यूजर्स, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं हमारा, और जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, अकाउंटिंग में क्या होता है, हम लोग ये एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, लोगों को जानकारी देनी है, उन लोगों को जो बिजनेस से रिलेटेड है। कुछ इंटरनल लोग होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में आपका मैनेजमेंट हो सकता है, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल में आपके सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग वो क्या है कि जो भी, चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र हो चाहे इंटरनल यूज़र हो, उसको जो जानकारी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड और जो जानकारी उसको दी जानी चाहिए वो जानकारी उसको सही तरीके से मिले। ठीक है। द नेसेसरी इंफॉर्मेशन particularly in case of external users is provided in the form of financial statements with profit and loss account and balance sheet। अब अगर हम लोग एक्सटर्नल यूजर की बात करेंगे तो देखो, एक्सटर्नल यूजर को हम लोग बिजनेस का इंटरनल जानकारी तो सारा नहीं दे सकते, लेकिन उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे सकते हैं, बैलेंस शीट दे सकते हैं, ताकि उसको एक ओवरऑल नॉलेज हो जाए कि बिजनेस किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है। आगे के चैप्टर्स में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट सबके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस हमारे चैनल में अपडेटेड हैं। ठीक है। ये जो नंबर दिया गया है 9051378712, इसमें अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे क्लासेस हम लोग दे देंगे। Besides these, the management is provided with additional information from time to time from the accounting records of the business। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब तो है, इसके साथ साथ बहुत तरह के अलग अलग जानकारियां भी होती हैं जो इंटरनल चीज़ें होती हैं, वो मैनेजमेंट को समय समय पर दी जाती है ताकि मैनेजमेंट अपना काम अच्छे से कर सके। Thus, the primary objective of accounting include the following। तो इस तरह से हम लोग अगर अकाउंटिंग के जो मुख्य उद्देश्य हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं, उसकी बात करें तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, हेडिंग आप ये यूज़ कीजिएगा एग्जाम में। आप अगर अपने वर्ड्स में लिख पाए तो बहुत अच्छा, नहीं लिख पाए तो जो दिया हुआ है उसको आप लिख सकते हैं, और हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स भी अवेलेबल है। तो आप अगर हमें कांटेक्ट करेंगे, जो नंबर दिया गया है, तो आपको अच्छे से सब जानकारी दी जाएगी। सबसे पहला, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो मॉनेटरी नेचर में है, जिसमें पैसे की लेन देन आप मेजर कर सकते हो, वो आपको मेंटेन करना है। अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन बुक ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारे होते हैं जो कि हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसको हम लोग को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। अब सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ, लाइन बाय लाइन रिकॉर्डिंग करना है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इवन द मोस्ट ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव और मैनेजर कैन नॉट एक्यूरेटली रिमेंबर द न्यूमरस अमाउंट ऑफ वैलिड ट्रांजैक्शंस सच एज परचेजेस, sales, receipts, payments, etc. that take place in business every day। अब देखिए, चाहे कोई कितना भी ज़्यादा बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, मैनेजर हो, उसके लिए ये याद रखना कि हर रोज कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना रिसीट, पैसा आया, कितना पेमेंट किए, एकदम अमाउंट एग्जैक्टली याद करना, किस पार्टी को गया, ये सब कुछ याद करना नामुमकिन है। ठीक है। हेंस अ प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर केप्ट रेगुलरली। इसीलिए जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो जब हुआ उसी तारीख को हम लोग वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। मोरोवर, द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इनेबल्स वेरीफाइबिलिटी एंड एक्ट्स एज एन एविडेंस। अब देखिए, मान लीजिए आप अपना फीस जमा किए, ठीक है, आप जहां भी पढ़ते हो,
जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, जिस भी ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हो, वहाँ पे आप फीस जमा किए। अब वो आपको एक रिसीट दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके पास एक सबूत है, एक एविडेंस है, ठीक है। ये वेरीफाई कर सकता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो सच में हुआ था कि नहीं, कब हुआ, कितना पैसा का हुआ। इसलिए ट्रांजैक्शन ज़रूरी है, दोनों के लिए ज़रूरी है, जो बिजनेस कर रहा है उसके पार्ट में भी, और जो जिसको पैसा मिल रहा है या जो पैसा दे रहा है उसके पार्ट में भी। फिर आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, बिजनेस का जो मेन एम होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन करना ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हम लोग को चेक करना है। द ओनर्स ऑफ बिजनेस are keen to have an idea about the net results of their business operations periodically. That is, whether the business has earned profit or incurred losses. अब देखिए, जो भी बिजनेस का ओनर होता है, ठीक है, मालिक होता है, उसको ये आइडिया होना चाहिए कि उसका जो बिजनेस का जो भी काम हो रहा है, जो भी ऑपरेशंस हो रहा है, वो सही से हो रहा है कि नहीं, उसके बिजनेस में उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, या लॉस हो रहा है क्या, ये सब चीज़ उसको पता होना चाहिए। अब मान लो पता ही नहीं है कि प्रॉफिट में है कि लॉस में है, बस बिजनेस किए जा रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद अगर आपका बिजनेस लॉस में है तो आप ये देखोगे कि वो बिजनेस ऐसा पोजीशन में आ जाएगा कि आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। Thus, another objective of accounting is to ascertain the profit earned or loss sustained by a business during an accounting period, which can be easily worked out with help of record of incomes and expenses relating to the business of by preparing a profit or loss account for the period. इसलिए अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, अकाउंटिंग अच्छे से करते हो, तो क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, इनकम और एक्सपेंस अकाउंट बनाओ, जितना पैसा आ रहा है एक साइड, जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो दूसरे साइड, ठीक है। ये मतलब नॉर्मल तरीका है इनकम एक्सपेंस अकाउंट बना लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू इनकम ओवर एक्सपेंसेस। प्रॉफिट क्या होता है, मान लो आपका बिजनेस 10 लाख का सेल किया, ठीक है, और 8 लाख का उसके खर्चा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका 2 लाख का प्रॉफिट है। अब इसी सिचुएशन में मान लो 10 लाख का सेल किया और 11 लाख का खर्चा है, तो 1 लाख आपका नुकसान हुआ, ठीक है। If the total revenue of a given period is rupees 6 lakhs and total expenses are 5,40,000, the profit will be equal to 60,000, that is 6 lakhs minus 5,40,000। मान लो 6 लाख का आपका रेवेन्यू है और 5,40,000 आपका एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 60,000। If however the total expenses exceed the total revenue, the difference reflects the loss। अब मान लो एक्सपेंस जो है वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया, 6 लाख का आपका रेवेन्यू है और 8 लाख का मान लीजिए एक्सपेंस है, तो आपका लॉस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, ये हम लोग को पता चलता है अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग ऑल्सो एम्स एट ascertaining the financial position of the business concern in the form of its assets and liabilities at the end of every accounting period। हर एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद जब हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे एसेट्स और लाइबिलिटी की बात होती है, ठीक है। तो बिजनेस जो है वो अपना फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ठीक है, हर एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद, और इससे ये पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसका सिचुएशन क्या है। A proper record of resources owned by business organization, assets and claims against such resources, liabilities, facilitates the preparation of a statement known as balance sheet position statement। अब देखिए आपका जो बिजनेस है उसका एसेट्स कितना है, कितना चीज़ है जो बिजनेस का अपना है, जो बिजनेस ओन करता है, ठीक है, वो हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। फिर कितने सारे
लायबिलिटीज है जो बिजनेस को पे करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये पता चलेगा कैसे, बैलेंस शीट से। हेलो, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। अब देखिए, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो उसके यूजर होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, तो उनको जानकारी देना ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस is communicated in the form of reports, statements, graphs, and charts to the users who need it in different decision situations. अब देखिए, जो भी हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है, जो अकाउंटेंट बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, अब तो सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से, मतलब सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये बहुत आसानी हो जाता है कि अलग अलग तरह से रिपोर्ट बन सकता है, अलग अलग स्टेटमेंट्स हो सकता है, ग्राफ्स हो सकता है, चार्ट्स हो सकता है। यूज़र को जिस तरह का रिपोर्ट चाहिए वो उस हिसाब से उसको रिपोर्ट मिलता है, ताकि वो अलग अलग सिचुएशन में डिसीजंस ले सके। एज ऑलरेडी स्टेटेड, देयर आर टू मेन यूज़र ग्रुप्स। जैसा कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, दो तरह के यूज़र्स ग्रुप होते हैं, जैसे इंटरनल यूज़र जिसमें मैनेजमेंट होते हैं, who needs timely information on cost of sales, profitability, etc. for planning, controlling and decision making. अब देखिए, इंटरनल यूजर कौन है? ज़्यादातर मैनेजमेंट के लोग। इनको क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन? ताकि ये देख सके कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ताकि वो प्लानिंग कर सके, बिजनेस को अच्छे से कंट्रोल कर सके और डिसीजंस बना सकें। फिर होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स who have limited authority. अब एक्सटर्नल यूजर को सब जानकारी नहीं दी जा सकती है, कुछ कुछ जानकारी दी जा सकती है। ability and resources to obtain the necessary information and have to rely on financial statements, balance sheet, profit and loss account. ठीक है, अब एक्सटर्नल यूजर को जानकारी कहां से मिलती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से। प्राइमरीली द एक्सटर्नल यूजर्स आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग। अब देखिए, जो एक्सटर्नल यूजर होते हैं उनका इंटरेस्ट क्या होता है? इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्क एंड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टर। अब देखिए, एक्सटर्नल यूजर में वो लोग जो पैसा लगा रहे हैं या वो लोग जो पैसा लगा सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टर कौन है? जो पैसा लगा चुका है बिजनेस में। अब पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो अभी देख रहा है, वो हो सकता है वो आगे पैसा लगाए, हो सकता है वो ना लगाए। अब ये कब वो लगाएगा? वो पहले इंफॉर्मेशन देखेगा, बैलेंस शीट देखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेगा, वो ये समझेगा कि रिस्क कितना है यहाँ पैसा लगाने में। दूसरा, अगर इस बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं तो मुझे इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना मिलेगा। यूनियंस एंड एम्प्लॉय ग्रुप्स इंफॉर्मेशन। अब देखिए, यूनियन हो चाहे एम्प्लॉय ग्रुप हो, इनको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द बिजनेस। अब देखिए, जो एम्प्लॉय होते हैं, जो लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो यूनियन के लोग होते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि भाई बिजनेस सही से ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, और जो पैसा है वो बिजनेस में लोगों को किस तरह से बांटा जा रहा है, सैलरी सही टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, और मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि लोगों को बहुत काम करा के ओवरवर्क, अंडर पे करा दिया है। ठीक है। लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, कुछ लोग हैं जो कि माल उधार पे दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको लोन देंगे, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी एंड इट्स एबिलिटी टू रीपे लोन्स एंड पे इंटरेस्ट। अब देखिए, कंपनी जो है, कोई भी बिजनेस भाई, वो तो लोन लेता है ग्रोथ करने के लिए, तो जो भी लेंडर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो ये इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, उनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, इसलिए ताकि वो ये देख सके कि भाई इसको पैसा देंगे तो क्या ये लोन चुका पाएगा, इंटरेस्ट दे पाएगा। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स। अब देखिए, सप्लायर्स कौन होता है? जो लोग आपको माल दे रहे हैं। क्रेडिटर्स उधार में माल दे रहे हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑन वेदर अमाउंट्स ओड विल बी रीपेड व्हेन ड्यू एंड ऑन द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। अब देखिए, जो सप्लायर है, मान लीजिए आप ही सप्लायर है, आप किसी बिजनेस में जा रहे हैं दुकान में, वहां पे आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं आपको 1 लाख का माल देता हूं, बेच के हमको पैसा दीजिएगा। अब देखो, तो इसके पहले आप ये भी तो देखोगे कि भाई
जिस दुकानदार को हम 1 लाख का माल दे रहे हैं वो बेच के पैसा दे पाएगा भी कि नहीं, ठीक है। दूसरा, अभी हम इसको दे दिए माल, ये बिजनेस टिकेगा भी कि नहीं, पता चला हम दे दिए, आप उधार में दे दिए और वो बिजनेस रातों रात गायब हो गया या कुछ दिन में बर्बाद हो गया, ठीक है, तो आपका भी पैसा बर्बाद होगा। फिर है कस्टमर्स, उपभोक्ता, यूजर्स, information on the continued existence of the business and thus the probability of a continued supply of products, parts and after sale service। अब कस्टमर क्या देखता है कि भाई जो बिजनेस है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है कि नहीं, ठीक है, यहाँ से हमको जो प्रोडक्ट है वो टाइम टू टाइम मिलेगा कि नहीं, पार्ट्स मिलेगा कि नहीं, अगर इससे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये हमको आफ्टर सेल सर्विस देगा कि नहीं, ये सब चीज़ें ध्यान दी जाती है। फिर आता है आपका गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स, सरकार को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन ऑन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंप्लायंस ऑफ द रेगुलेशंस, जो भी संसाधन दिया है वो सही से यूज हो रहा है कि नहीं, अलोकेट हो रहा है कि नहीं। फिर हर एक देश में, हर एक शहर में आपको काम करने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो सरकार द्वारा बनाया गया है, तो वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स सच एज एनवायरमेंटल ग्रुप्स, इंफॉर्मेशन ऑन द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन। अब देखिए बहुत सारे एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते हैं, तो वो लोग ये इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे नुकसान तो नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन हो भी रहा है कि नहीं। फिर आपके कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, हर एक बिजनेस में कॉम्पिटिटर तो होगा ही। Information on the relative strengths and weaknesses of their competition and for comparative and benchmarking purpose। अब बिजनेस क्या करता है ना, बिजनेस वो दूसरे बिजनेस से कंपेयर करता है कि भाई उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, ग्रोथ कितना हो रहा है, उस हिसाब से मेरा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस है किसी बिजनेस का, ये सब चीज देखा जाता है। Whereas the above categories of users share in the wealth of the company, competitors require the information mainly for strategic purpose। अब देखिए कॉम्पिटिटर को छोड़ के बाकी जितना लोग हैं, ठीक है, वो वेल्थ ऑफ द कंपनी शेयर करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर वो देखता है कि भाई ये बिजनेस किस तरह से काम कर रहा है, तो वो स्ट्रैटेजी बनाएगा, प्लान करेगा कि अगर हम भी इस तरह से काम करते हैं तो हमारा भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। आइए करते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, विच स्टेक होल्डर ग्रुप वुड बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन। अब देखें यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, यूनियन एंड एम्प्लॉय ग्रुप, लेंडर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सप्लायर, क्रेडिटर, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, कॉम्पिटिटर्स। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो है वो उसमें किसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। सबसे पहला द वैट एंड अदर टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, तो कौन इस पे इंटरेस्टेड होगा, गवर्नमेंट होगा क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट ही लेता है, गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स, ठीक है। तो इसका साइज को और छोटा करना, ओके। नेक्स्ट द पोटेंशियल फॉर पे अवार्ड्स एंड बोनस डील्स, ठीक है, ये मैनेजमेंट देखेगा। नेक्स्ट द एथिकल और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, फर्म ठीक से काम कर रहा है कि नहीं ये देखेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट है वेदर द फर्म हैज अ लॉन्ग फ्यूचर, फ्यूचर है कि नहीं ये कौन देखेगा, लेंडर, जो उधार देने वाला है उसको ये मतलब है कि आप कर पाएंगे कि नहीं, बिजनेस को चला पाएंगे कि नहीं। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर परफॉर्मेंस, सप्लायर देखेगा कि भाई प्रॉफिट में ये चल भी रहा है कि नहीं, उस हिसाब से वो क्रेडिट देगा। नेक्स्ट द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू कैरी ऑन प्रोवाइडिंग अ सर्विस और प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, कस्टमर ये चीज को देखेगा। तो देखिए बिजनेस में हर एक का अलग अलग रोल रहेगा और उस हिसाब से काम होता है।
ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, ये वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है।